सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि कुंडली के चौथे भाव का फलादेश कैसे करें, भाग 2। कल की कक्षा में हम लोगों ने काफी कुछ सीखा था एवं समझा था। आज की कक्षा में चौथे भाव में कौन से ग्रह हैं तो क्या फल देंगे। सामान्यतः नियम एक ही है कि सभी ग्रह अपने गुण धर्मों के आधार पर अपने फल देते हैं। चौथा भाव सुख का है, भूमि भवन मकान का है, मानसिक सुख का है, मन की स्थिति का है, लोकप्रियता का है। अगर इसमें कोई शुभ ग्रह बैठते हैं तो सभी कुछ अच्छा, लेकिन यदि पापग्रह बैठते हैं एवं उस भाव के कारकत्वों से अलग हैं तो जीव तत्वों से अपना नुकसान करेंगे, मनमुटाव करवाएंगे। लेकिन उस भाव के भौतिक तत्वों की वृद्धि करते हैं वो। जबकि शुभाग्रह में यह नियम नहीं है। शुभाग्रह दोनों चीजों में विकास करता है, परंतु एक बात यह ध्यान रखना होता है कि यदि वह ग्रह अपने मित्र राशि में हो, अपने स्वराशि में हो, यानी कि स्थिति उनकी अच्छी हो, तो यदि स्थिति उनकी बुरी होती है, नीच राशि के हों, शत्रु राशि के हों, तो नुकसान करते हैं। सामान्यतः तो सभी ग्रहों का कॉमनली यही नियम है। अब मान लीजिए कि चंद्रमा बैठते हैं प्रथम भाव में। हम भावेशों के आधार पर भी चर्चा कर लेंगे और वैसे ग्रह पर भी चर्चा कर लेते हैं। अगर चंद्रमा है चौथे भाव में, यदि चंद्रमा है तो क्या होगा। तो चौथे भाव में अगर चंद्रमा है तो चंद्रमा मन का कारक भी हो गया। चंद्रमा चंचल ग्रह है। अगर स्थिति सब कुछ ठीक ठाक है तो चौथे भाव के कारक भी हैं, दयावान भी है, तो मन उस प्रकार का हो जाएगा। सामान्यतः सभी फल अच्छे मिलेंगे। गुरुदेव भी है तो सामान्यतः सभी फल अच्छे मिलेंगे। शुक्रदेव है तो सामान्यतः सभी अच्छे फल मिलेंगे। बुधदेव भी है तो भी सामान्यतः सभी अच्छे फल मिलेंगे। परंतु अगर यही मंगल देव हो गए तो शुभ राशि के भी होंगे, फिर भी यहाँ के जीव तत्वों से मनमुटाव करेंगे। मंगल देव हो जाएंगे तो व्यक्ति जब भी घर में आएगा तो सोचेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही बोल रहा हूँ, और वह मैं जो बोल रहा हूँ वह सभी कोई माने। नहीं मानने पर थोड़ा सा मनमुटाव करते थे। लेकिन हाँ, बार बार नया घर बनवाने की या नया बने बनाए घर खरीदने का मन भी बनेगा, क्योंकि अब बने हुए भवन के मकारक भी है। जब भी मंगल की दशा अंतरदशा आएगी तो ये क्या करेंगे, तो घर में कुछ बदलाव लाए, रिपेयरिंग वेपेयरिंग चाहे जो भी कुछ हो, मन करेगा कि हाँ ये काम कर ले। अगर यही शनि देव हो जाए तो लोकप्रियता को बढ़ा देंगे, परंतु घर से थोड़ा सा, घर के लोगों से थोड़ा सा, या घर में मन न लगना, इस प्रकार की स्थितियां हो सकती है। यह ग्रहों की बात है। अगर यही सूर्यदेव यहाँ पर हो जाए तो क्या करेंगे। सूर्यदेव राजा हैं, ये चाहते हैं कि मेरा ही कहा हुआ सब कोई बात माने, लेकिन वह परिवार वालों से सही बात ही बोलेंगे, उन्नति वाली बात ही बोलेंगे, लेकिन वह बातों में अधिकार होगा। इस प्रकार के गुण कुछ विकसित परिलक्षित होते हैं। यह सामान्यतः ग्रहों की बात है। इसके बाद में अच्छे स्थिति में होने पर गुरुजी ना, हाँ, अच्छे, अब बुरा स्थिति में होगा तो और यही स्थितियां थोड़ा ज्यादा खराब हो जाएगा। और अच्छी स्थिति में यदि सूर्यदेव होंगे ना, अच्छी स्थिति में होंगे तो उदारवादी तरीके से अपने अधिकारों को दर्शाएगा, वो बातों को दर्शाएगा। अगर खराब स्थिति में होंगे तो क्रूरता पूर्वक। अच्छी स्थिति और बुरी स्थिति की अंतर इतनी सिर्फ हो जाती है। और इन्हीं सभी ग्रहों को हम लोग भावेशों के आधार पर किस प्रकार के फल देते हैं, आज की कक्षा में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। अब यदि लगने से ही
अब किसी भी लग्न की कुंडली मान लिया जाए, अब यहाँ पे सूर्य बिठा दे तो मेष लग्न की ही कुंडली ले ले। सबसे पहले या यहाँ पर सूर्य देव है तो सिंह लग्न की बना लेते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। तो यदि लग्नेश चौथे भाव में बैठ जाते हैं तो लग्न क्या है, व्यक्ति स्वयं है, और यह चौथा भाव क्या है, माता है। तो लग्नेश कहां आ गया, माता की गोद में। लग्नेश माँ के गोद में आ गया, तो माँ का गोद तो स्वर्ग है। हम कह सकते हैं कि जातक माता, भूमि, भवन, परिवार सबका सुख पाने वाला होता है, और जो गोद में होता है उसमें एक गुण परिलक्षित विकसित हो जाते हैं, आज्ञाकारी का। तो वह व्यक्ति अपने माँ बाप का आज्ञाकारी भी होता है, और जिसमें इतने गुण हो जाए, माँ का गोद मिल रहा हो, माता पिता का आज्ञाकारी हो, तो वह लगभग समाज में भी अपने बंधु बांधवों से भी सुख संपन्न होता है, यानी कि उनसे भी इन सब का मन मिलता है। यानी कि कहने का मतलब, जिसके लग्नेश चौथे भाव में होते हैं वह सामान्यतः लोकप्रिय तो होता ही है, यानी कि समाज में प्रिय होता है, समूह का, माता पिता का भी प्रिय होता है। अग्नि तत्व में भी है गुरु। अब वो अग्नि तत्व हो चाहे जो भी तत्व हो, अब तो अग्नि तत्व में बैठे हुए तो राशियों की बात आ गई। अब अग्नि तत्व में कौन से ग्रह हैं, सूर्यदेव ही है या अलग के कोई ग्रह है, वह तो अलग बात है। कोई खास बात हो तो, कोई खास निश्चित बात हो तब बोला जाए। कौन से ग्रह है, किस राशि में है। ये नहीं मतलब हम कहें कि वृश्चिक राशि में होने से सूर्य का जो स्थिति है कुछ गड़बड़ होगा। नहीं ना कर पड़, ये तो मित्र की राशि है ना इनकी। जी जी। यह मित्र की राशि है, अच्छा ही होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद में अगर यही अग्नि तत्व, यह जल तत्व की राशि है, अगर अग्नि तत्व की राशि हो जाए तो यह पेट से ऊपरी भाग भी है। सामान्यतः पेट का भाव तो 5वां है, लेकिन गैस वाली भी समस्याएं होने की संभावनाएं बनती है। अगर जल तत्व की राशि हो, उसमें अग्नि तत्व के ग्रह बैठे हो, या अग्नि तत्व की राशि हो, जल तत्व के ग्रह बैठे हो, तो इस प्रकार का होता है। व्यक्ति महत्वाकांक्षी हो जाता है, स्वावलंबी भी होता है, पैतृक संपत्ति का सुख पाने वाला होता है, अपने परिश्रम से धन यश कमाता है। अगर स्थिति अच्छी हो, जैसे कि इस कुंडली में स्थिति अच्छी है लग्नेश की, लग्न भाव के स्वामी की स्थिति यहाँ पर अच्छी है, तो यदि लग्नेश चौथे भाव में अच्छी स्थिति में होते हैं तो दीर्घायु योग का या एक योग यह भी है कि यदि लग्नेश चौथे भाव में अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति दीर्घायु जीवन जीता है। सरकारी नौकरी की बात की जाए तो यदि लग्नेश चौथे भाव में होता है तो, और अच्छे स्थिति में होता है तो सरकारी नौकरी के भी योग बनते हैं। यह सूत्र है। अब यही दूसरे भाव के स्वामी यदि चौथे भाव में बैठते हैं, यदि दूसरे भाव के स्वामी यदि चौथे भाव में बैठ जाते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर अब 6 नंबर की राशि आप लोग अपने अपने कुंडली पर देख सकते हैं। अब यहीं पे बुधदेव बैठ जाए तो दूसरा भाव वाणी का है, दूसरा भाव वाणी का है, और यह भाव मन का है। वाणी और मन में मिलन हुआ, हुआ। वाणी एवं मन में मिलन हो गया, तो यह स्थिति यह देखनी है कि अपने अच्छे स्थिति में है तो सत्य वक्ता भी होता है व्यक्ति। यह धन भाव भी है, और यह माता का भाव में बैठ गया, पिता का भाव देख रहा है। हालांकि पिता का भाव 9वां भी है, 10वां भी है, दोनों ही है, क्योंकि माता का भाव चौथा, तो माता से 7 में उनके पति यानी कि पिता, और यह गुरुजन।
तो पहला गुरु तो माता पिता ही होता है, इसलिए माँ और पिता समझ सकते हो। तो पिता से भी लाभ प्राप्त होता है। और यदि दूसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में होता है, यह भी दीर्घायु योग के का एक सूत्र है। यदि लग्नेश या द्वितीय चौथे भाव में अच्छे स्थिति में बैठे हुए हो तो व्यक्ति दीर्घायु जीवन जीता है। अगर दूसरे भाव के स्वामी की युति, यदि दूसरे भाव के स्वामी की युति देव गुरु बृहस्पति के साथ में चौथे भाव में हो जाए तो क्या हो, इससे बढ़िया धन योग कोई हो ही नहीं सकता। यह बहुत ही अच्छा धन योग हो जाता है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति दूसरे भाव के भी कारक, यानी कि धन भाव के कारक, आय भाव के कारक, कर्म भाव के कारक, गुरु भाव के, धर्म भाव के कारक एवं बुद्धिमता भाव के कारक, यानी कि धन से संबंधित जितने भी भाव बनते हैं, इन भावों के कारक होकर जो धन भाव का भी कारक है और धनेश के साथ ही अचल संपत्ति वाले भाव में बैठ जाना और अच्छे स्थिति का होकर बैठना क्या बना देता है, वैभवशाली बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। अब इसी में यह भी कह दिया जाए कि यदि अब यहां पर देखा जाए गुरुदेव क्या है, तो गुरुदेव पंचमेश भी हो गए, गुरुदेव अष्टमेश भी हो गए, यानी कि नई सोच, बुद्धिमता, लग्नेश के मित्र अपने मित्र राशि में और मंगल की चौथी दृष्टि पड़ जाए, फिर क्या हो, और योग में बल मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। अब यही कहेंगे कि मंगल देव की 7वीं दृष्टि भी तो पड़ सकती है, तो यह फायदे कारक नहीं होगी। मंगल देव की 8वीं दृष्टि भी पड़ेगी, उतनी फायदे कारक नहीं होगी जितना कि चौथा दृष्टि फायदे कारक हो जाएगा। ऐसा क्यों? आप लोगों में से कोई सदस्य क्या बतला सकता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो मंगल से चौथा भाव हो जाएगा, इसलिए सुख भाव, चौथी दृष्टि सुख भाव पे पड़ जाएगी। हाँ, चौथी दृष्टि सुख भाव पर पड़ी। और यहां पर अगर बुध है तो बुध से तत्कालिक मित्रता भी हो गया, मंगल से बुध की तत्कालिक मित्रता भी हो गई। मंगल बुध को शत्रु मानता है, यानी कि मंगल जो भाग्य भाव का भी स्वामी है एवं चौथे भाव का भी स्वामी है, योग कारक ग्रह है, और यह बुध धनेश है, तो धनेश को मंगल, योग कारक मंगल तत्कालिक मित्रता बना लिया। अगर यहीं पे 7वें भाव में होगा तो योग कारक तो है, फायदा देना इनका काम है, पर चूंकि भावेश भी है, भावेश अपने भाव को देखता है तो भाव के फलों में वृद्धि करता है। लेकिन यहां से देखेंगे तो बुध धन के कारक हैं, उससे तत्कालिक शत्रुता हो गई, यह भी तो नियम लागू हो जाएगा ना। अब बातें स्पष्ट हुई? जी गुरु जी। तो यही है फलादेश संबंधी कुछ आवश्यक नियम जो हम लोगों को आए दिन भूलते रहते हैं और हम सबों को समझना चाहिए, याद करना चाहिए। अब इसके बाद में चलते हैं, चौथे भाव में यदि चौथे भाव में अगर तीसरे भाव के स्वामी बैठ जाए तो क्या हो। तो तीसरे भाव के स्वामी होने से, तीसरा भाव उग्र भाव है, तीसरा भाव उग्र भाव है। तीसरे भाव के स्वामी सामान्यतः जहां रहते हैं भावेशों के आधार पर यह अशुभ फलदाता हो जाते हैं। लेकिन यह शुक्र, इस उदाहरण कुंडली में शुक्रदेव हैं,
और इस भाव के कारक भी हैं, अपने भाव से दूसरे बैठे हुए हैं, इसलिए सामान्यतः ये अच्छे हो गए। परंतु सामान्यतः तीसरे भाव के ग्रह अच्छे फल नहीं देते। यह तीसरे भाव का यह संचार भाव भी है। संचार भाव का स्वामी यदि मन भाव में बैठता है तो व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। यह संचार है, ये स्किल पावर है और यह मन है, तो व्यक्ति को बुद्धिमान तो बनाता है, उदार स्वभाव का बना देता है, परंतु मन की चंचलता यह थोड़ा सा विद्या के योग में कमी करता है। यही नीच के बैठ जाएंगे गुरु जी तब। तो नीच के बैठ जाएंगे तो और खराब हो जाएगा। यह तीसरे भाव के स्वामी, तीसरे भाव के स्वामी यदि चौथे भाव में नीच के होकर बैठ जाए, कैसे नीच के बैठेंगे? नीच के बैठेंगे, मान ली कि तीसरे भाव के स्वामी हो गए बृहस्पति, 9 हाँ हाँ 9 1 10 9 हाँ 10। हाँ, यहाँ नीच के हो गए तो स्थिति खराब हो जाएगी। और यह विद्याहीन योग हुआ, यानी कि अल्प शिक्षित, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस तो रहेगा ही रहे। ओवर कॉन्फिडेंस गलत कायदे का आ जाएगा, अच्छे कायदे का नहीं आएगा, लेकिन यह विद्याहीन योग के यानी कि अल्प शिक्षित की तरफ लेकर जाएगा। जातक यह जो है तीसरा भाव क्या है, संचार का है, छोटी छोटी मोटी यात्राओं का है, तो मन बड़ा बार बार यात्रा करता रहेगा, यानी किसी विषय वस्तु पर टिकेगा ही नहीं। अब चौथे भाव तीसरे भाव का स्वामी भू अगर यहाँ बैठता है तो धन संपदा में वृद्धि करता है, तो यहाँ पर तीसरे भाव के स्वामी बैठ गए, नीच के हो गए तो और खराब करेंगे जी। अगर यही तीसरे भाव के स्वामी अच्छी स्थिति में है तो यह तीसरे भाव से दूसरा भाव यानी कि धन भाव में बैठ गए, और यह धन का ही घर है, संपदा का ही घर है, तो संपदा में वृद्धि। और यह तीसरे भाव के स्वामी अगर नीच के होकर के बैठ गए तो माता का भी भाव है, यह तो माँ से मन न मिलना, वैमनस्यता, माँ की बातों को न मानना। चौथा भाव क्या है, यह दंपति भाव से 10वां भाव है, तो पति पत्नी में भी मन ना मिलना। और पति का यह जो है कर्म भाव भी है, पति का कर्म भाव है। यह जीवन साथी अगर महिला की कुंडली हो तो उसके पति का भाव हो गया यह, और उसके पति का कर्म भाव यह हो गया, तो पति का कर्म ही खराब हो गया, यानी कि कलह प्रिया। अगर पुरुष की कुंडली है तो कलह प्रिया, महिला की कुंडली है तो कलह प्रिय जीवन साथी, जिसके कारण मानसिक संताप। अब वह कलह प्रिया का मतलब किस प्रकार से, कलह प्रिय का मतलब किस प्रकार से हो सकता है, तो ग्रहों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वह गुरुदेव अब शनि की राशि में नीच के हैं तो शनि के कुछ गुण लेंगे ही लेंगे, अगर किसी पापग्रह से युत दृष्ट है तो भी थोड़ा और खराब हो जाता है। यदि आपने कहा तो क्या किसी ग्रह से गुरुदेव दृष्ट हैं या युत हैं? गुरु किसी ग्रह से दृष्ट नहीं है। नहीं है, फिर भी अच्छी बात नहीं है, तब तो स्वतंत्र विचारों वाला होगा, पता नहीं कब किस प्रकार का सोचेगा, क्या करेगा, रहेगा कोई ठिकाना नहीं। हाँ, नवमांश में देख लेंगे कि गुरुदेव किस राशि में है, उस राशि के गुणों को ज्यादा परिलक्षित करेंगे। क्या नवमांश में पापा ग्रहों की राशि में तो नहीं है, यह भी देख लेना चाहिए। यानी कि अगर नीच राशि के ग्रह बैठ जाए चौथे भाव में तो दाम्पत्य जीवन को खराब करता है, यह भी बात है। अगर अच्छी स्थिति में हो तो यशस्वी बना देगा व्यक्ति को, उसके पति भी अच्छे हो जाएंगे, जीवन साथी भी अच्छा हो गया, वह उसका भी मन सुख सब अच्छा हो गया। सामान्यतः चौथे भाव में अच्छी स्थिति के ग्रह का होना अच्छी बात है। अब यही चौथे भाव के स्वामी ही चौथे भाव में हो जाए तो इससे सर्वोत्तम योग क्या होगा? तो जातक विनम्र भी होगा, धनी भी होगा, भू संपदा का स्वामी भी होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का भी होगा, पिता माता को सम्मान देने वाला भी होगा, विद्वान भी होगा, वह
हर प्रकार के कार्यों में मन लगाकर काम करेगा। अगर छोटा विद्यार्थी है, पढ़ने वाला है, तो पढ़ते समय में मन भी लगाएगा। और चौथे भाव का स्वामी यदि चौथे भाव में ही हो, चौथे भाव का स्वामी यदि चौथे भाव में हो, यदि मंगल ही है तो क्यों नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने जीवन साथी से ये स्नेह भी पाता है, क्योंकि यह कुंडली तो चौथे भाव में मंगल कुंडली को मांगलिक बना दिया, जीवन साथी को भी देख रहा है, ठीक है। लेकिन यह भी तो सूत्र है कि अगर मंगल स्व राशि के हो तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता जी है। गुरुदेव, हो जाता है। तो जब परिहार हो गया तो स्व राशि का है, और यह पति का कर्म भाव है। भले ही पति का स्वभाव थोड़ा उग्र होगा, तो यह इनके जीवन साथ तो यह लग्न का चौथा मन भाव भी तो है। इनकी उग्रता इन्हें बुरा भी नहीं लगेगा। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं दंपति में कि उनकी पत्नी थोड़ा उग्र स्वभाव की होती है, लेकिन उनको वह उनकी उग्रता खटकता नहीं है, चाहे पत्नी हो या पति। और बहुत से व्यक्ति बातें होती है कि उससे भी कम उग्र वाले स्वभाव का जीवन साथी मिल जाता है, फिर भी कम उग्र स्वभाव के होने के कारण भी बड़ा कठिन स्थिति रहती है। लेकिन उससे भी अधिक क्रूर स्वभाव के जीवन साथी वाले लोग बड़े अच्छे से रह लेते हैं। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। आप लोगों का भी उम्र कम नहीं है, आप लोगों ने बहुत अपने जीवन के बसंत आप लोगों ने बिता लिए। सही बात है। पैतृक संपत्ति पाने वाला, शांत चित्त, घर परिवार से प्रेम करने वाला। अब यही चौथे भाव पर किसी ग्रह की नीच की दृष्टि पड़ जाए तो भावों के फलों में परिवर्तन होगा। जी गुरुदेव, है मेरे कुंडली में। तो विपरीत हो सकता है। अब इसके बाद में यही पंचम भाव के स्वामी यदि चौथे भाव में बढ़ जाए तो क्या हो? तो यह देखना है कि कोई भी भाव का स्वामी अपने भाव से 12 में बैठ जाता है तो बुरा फल देता है। यह ईश्वरीय नियम है और पुस्तकीय नियम है। लेकिन यह भी तो है कि यह केवल पंचमेश ही नहीं है। यह नियम सिर्फ सूर्य एवं चंद्रमा पर ही निर्भर करता है। सूर्य एवं चंद्रमा दो ही ग्रह पर कि बुरा फल, परंतु अन्य सभी ग्रह के दो दो राशियां होती हैं। तो ये गुण 12वें भाव का भी तो परिलक्षित करेंगे ना। जी गुरु जी। तो 12 भले 8वें भाव का भी परिलक्षित करेंगे कि 8वें भाव का स्वामी चौथे भाव में हो तो क्या होगा। तो यह 8वें से 9वां भी तो होता है। तो यह भी नियम है कि जिस भाव का स्वामी अपने से त्रिकोण में बढ़ जाए, अपने से केंद्र में बढ़ जाए तो शुभ फल देता है। तो हम लोग जब 8वें भाव पर आएंगे तब विस्तृत चर्चा कर लेंगे। अभी यहाँ पंचम भाव पर ही चर्चा कर रहे हैं। जैसे कल की कक्षा में हम लोगों ने यही शनि देव की चर्चा की थी, तो वह 7वें एवं 8वें दोनों भाव के स्वामी थे, ऊंच के होकर बैठे थे। तो दोनों भावों का समाहित रूप से हमने किया था। और जिसकी कुंडली थी उन्होंने कहा भी था कि है बहुत अच्छा योग बना। और जिस प्रकार से आपने कहा लगभग सभी बातें उसी प्रकार मेरे जीवन में या मेरे स्वभाव में है। कहा था उन्होंने कि नहीं कहा था? कहा था गुरुजी। चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पर देखा जाए यदि पंचमेश अगर चौथे भाव में बढ़ जाते हैं तो सबसे पहला बात यह है कि बुरा फल तो देते हैं, लेकिन केवल हम लोगों को नकारात्मक बातों को न सोचना चाहिए। नकारात्मक बातों को सोचना चाहिए, खूब बढ़िया से विचारना चाहिए, लेकिन नकारात्मक सोच कहने नहीं चाहिए। नकारात्मक सोच का उपाय बतलाने चाहिए और सकारात्मक बातें करनी चाहिए। अब यह देखिए बुद्धिमता का भाव है, यह मन का भाव है। अब बुद्धिमता मन में आ गया, यह संतान का भाव है और यह हमारे मन का भाव है। संतान हमारे मन में आ गया तो हमारे मन के लायक संतान है, जातक श्रेष्ठ हो गया। बुद्धिमता माता के भाव में आ गया तो मातृभक्त कह सकते हैं। अपने पूर्वजों की गौरव, यह मंत्र का भी भाव है, तो पूर्वजों के गौरव कह सकते हैं की रक्षा करने वाला होगा, क्योंकि बुद्धिमता मन में ही है। उच्च शिक्षा मिलेगा, व्यवहार कुशल होगा, परंतु
थोड़ा क्या हो सकता है, तो क्योंकि भाव से 12 हमें हो गया, वह गुण परिलक्षित कर देगा। तो इन सब अपने बुद्धिमता पर, अपने ज्ञान के कारण, ज्ञान एवं बुद्धिमता का समन्वय मिश्रण होने के कारण थोड़ा सा मन में एक अहंकार की जो भावना होता है ना, उस प्रकार का। और यह भी एक सूत्र है, यह संचार से दूसरा भाव, स्किल पावर से दूसरा भाव होने के कारण। वैसे नौकरी के तो योग पर यह भी सूत्र है कि यदि पंचमेश चौथे भाव में हो और शुभ ग्रहों से शुभ दृष्ट हो, या दशम भाव के या स्वामियों से युक्त दृष्ट हो जाए, तो सरकारी नौकरी के योग बन जाते हैं। लेकिन वह भी नौकरी कैसा, तो जहां पे संचार की ज्यादा कार होते हो, यानी कि लिपिक में संचार का काम ज्यादा होता है ना, इधर से उधर, उधर से इधर के काम करने होते हैं। जो आम पब्लिक से मिला उसको सटीक देखें, उसका काम करे, एवं वह काम करने के बाद में आगे अपने पदाधिकारियों को बढ़ा दे, यानी कि बीच की कड़ी। संचार बीच की ही कड़ी कही जाती है ना। जी सकता है। या हम कह सकते हैं कि अध्ययन अध्यापन के द्वारा धन कमाने वाला, दूसरे भाव में, दूसरे भाव से धन का विचार हो जाए तो होता है, तो चौथे भाव से भी धन का विचार किया जाता है, अस्थायी धन का। और यह अध्ययन भाव के स्वामी होकर के धन भाव में आए और देख रहे हैं कर्म भाव को, तो अध्ययन भाव के स्वामी मन भाव में आकर कर्म भाव को देखेंगे, तो कर्म तो अपने अनुसार ही कहेंगे ना, करो। तो अध्ययन अध्यापन का भी काम कर सकता है व्यक्ति। अब यही छठे भाव के स्वामी यदि चौथे भाव में हो जाए, तो हम लोग पुस्तक में वही बातें लिखी गई होती है जो ग्रहों के गुण धर्मों के आधार पर होता है, और उसी नियमों को आधार मानकर हम लोग चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब छठा भाव का स्वामी अगर यहाँ बैठ जाए, तो अब इस उदाहरण कुंडली में तो छठे भाव यहाँ पर बैठ गया, तो शत्रु राशि में बैठ गया, और छठा भाव शत्रु भाव है, शत्रु भाव है। तो शत्रु भाव यानी कि विरोधी भाव, झगड़ा भाव, झगड़ा भाव का स्वामी अगर मन भाव में आ गया, तो क्या होगा, माता पिता से अनबन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो। मातृ सुख से वंचित होगा। माता पिता को स्वास्थ्य हानि हो सकती है, माँ को स्वास्थ्य हानि हो सकती है, क्योंकि यह रोग भाव भी है। यह मन भाव है और यह झगड़ा भाव है। झगड़ा क्यों होता है, तो मन में दूसरों के प्रति द्वेष की भावना होगी, तभी तो झगड़ा होगा ना। जी गुरु जी। और यह इच्छा भाव भी है। झगड़ा का इच्छा तो मन ही है ना, मन में ही इच्छा पनपती है। छठे से 11वां भी हो गया ना, तो इसलिए यह सोचना चाहिए कि जो जो भाव, जो ग्रह बैठा हुआ है वह किस भाव का स्वामी है, और अपने भाव से किस भाव में बैठ गया। तो अपने भाव से 11 में बैठा, क्या बातें होती। अगर अच्छी राशि का हो तो अच्छा बात है, लेकिन बुरी राशि का हो तो बुरा बात है। अब यही शनिदेव, कल की कक्षा में हम लोगों ने जो पढ़ा था वहां तुला राशि के थे शनिदेव, यहाँ पर वृश्चिक राशि के हैं। सप्तमेश ही है लेकिन वृश्चिक राशि के हैं। अब जितनी अच्छी बात हम लोगों ने कल की कक्षा में की, उसका विपरीत हो गया कि नहीं हो गया। हो हुआ गया। गुरुजी। एक कुंडली मेरे पास देखने को आई है गुरुजी, यही कुंडली है, सिंगल की कुंडली है, और चौथे भाव में सूर्य, शनिदेव और शुक्र तीनों बैठे हैं। अब शनि में शनि की दशा और अंतर्दशा दोनों चल रही हैं, उसका मतलब कोई काम नहीं बन रहा। तो कोई काम ही नहीं बनेगा, सभी विपरीत होगा। तो कल जितना हम लोगों ने चर्चा किया था उससे ठीक उल्टे दिख रहे हैं कि नहीं, हो गए कि नहीं हो गए, सब उल्टा हो गया। क्योंकि शनिदेव यहाँ पर अपने शत्रु राशि में है,
सूर्य के, अगर यहाँ पर तो हम लोगों ने सूर्य की स्थिति को नहीं लेना, हालांकि सूर्य के साथ में तो अस्त भी हो गए, शत्रु राशि में भी हो गए, अस्त भी हो गए, एवं सूर्य के साथ में शुक्र भी है, तो शुक्र तीसरे भाव का भी स्वामी है, दशमेश भी है, ठीक है, लेकिन सूर्य के साथ यह भी अस्त हो गया। गुरु जी सूर्य के साथ में अस्त हो गए तो उसका पावर हाँ, तो तो कम अस्त, जाएगा ना गुरु जी। गुरु जी हाँ, उस कुंडली में अस्त नहीं है, नमाज कुंडली में बहुत दूर बैठे हैं, लेकिन फिर भी फल है वो ऐसे ही दे रहे हैं। हाँ, तो अस्त हो न हो तो, लेकिन सूर्य के साथ सामान्यतः जो भी ग्रह होते हैं ना, नियम यह है कि सूर्य से जितने नजदीक में जो ग्रह होते हैं उतने कम पावर में रहते हैं, सूर्य से जितने अधिक दूर में होते हैं उतने अधिक पावर देते हैं। अब यहीं पे शुक्र हो जाए तो पूर्ण प्रभावी है, यहाँ पर है शुक्र पूर्ण प्रभावी है, यानी कि सूर्य से दूर है ना, जितना सूर्य से जो ग्रह दूर होता है उतना ज्यादा फल देता है, जितना सूर्य के गुरु नजदीक जी होता इसमें लग्नेश भी तो गुरु जी शत्रु राशि में आके बैठ गए ना, तो है। लग्नेश हाँ, भी पीड़ित हो गए। नहीं तो लग्नेश तो अगर सिंह लग्न की कुंडली है तो सूर्य देव अगर यहाँ बैठ गए तो अपने मित्र राशि में है ना, हाँ मित्र राशि में, ठीक है गुरु जी। लग्नेश मित्र राशि में है, लेकिन शत्रु राशि के द्वारा युद्ध, शत्रु ग्रह से युद्ध तो हो गए। जी गुरु जी, और अंश बल में भी कमजोर है, उसमें ज्ञाति कारक बने बैठे हैं अंश बल में भी। हाँ, तो फिर वो अलग अलग बात है, तो ये वाली बात हो जाती है। तो यह क्या करेगा, तो यह समस्या तो देंगे ही देंगे, कटु वचन बोलने वाला भी होगा, यानी कि बुद्धि भी अच्छी नहीं होगी, यह सामान्यतः बुरे फल देने वाले हो गए हर प्रकार से, दाम्पत्य जीवन को भी खराब करेंगे, क्योंकि सातवें भाव का स्वामी अपने से 10वें शत्रु राशि में बैठ गए, और अगर मंगल से दृष्ट हो गए तो और ज्यादा खराब कर देंगे ये। अगर यही मंगल 9वें भाव में बैठ जाए तो धन संपदा के लिए तो थोड़े अच्छे हो जाएंगे, लेकिन दाम्पत्य जीवन को और खराब कर देंगे, क्योंकि यहाँ मंगल मजबूत हो गया, मंगल अपने घर को ही देख रहा है, मजबूती प्रदान कर रहा है, जातक के मन में आत्मबल का को बढ़ा दिया, मंगल से सूर्य दृष्ट हो गया, लेकिन शनि भी तो है, तो शनि को भी मंगल देख रहे हैं, सप्तमेश है, मंगल शनि को देख रहा है, शत्रु राशि दृष्टि से देख रहा है, अपने भाव को मजबूत कर रहा है, लेकिन शनि को वहां पे कुछ करने नहीं दे रहा है, लोकप्रियता नहीं रहेगी, अपनापन खत्म होगा, सब कुछ होगा। बातें स्पष्ट हुई। गुरु जी हाँ, इसमें अगर मंगल देव 3 नंबर तीसरे भाव में बैठेंगे तो अपनी राशि से 12वें भी तो बैठ जाएंगे वो हाँ, अपने आगे राशि कर। से। हाँ, अब यहाँ पर भी मंगल देव हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा नुकसान ही कर दिए, क्योंकि अपने भाव का हानि कर दे रहे हैं, तब तो चारों तरफ से यह हानि करेंगे, तब फिर सूर्य के लिए भी हानि हो गया, लग्नेश लग्न के लिए भी हानि हो गया, लेकिन अगर यही 9वें भाव में है तो लग्नेश को तो मजबूत कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, मन में उग्रता भी भर रहे हैं, व्यक्ति के बॉडी लैंग्वेज में भी, यह क्या है, लग्नेश क्या है, बॉडी लैंग्वेज है, उसमें भी थोड़ा सा उग्रता रहेगा। यह बातें हो गई। अब यहीं चलते हैं, यदि अष्टम भाव के स्वामी पर तो कल हम लोगों ने चर्चा किया था, आज भी हल्का कर लेते हैं कि यदि अष्टम भाव के स्वामी बैठ जाते हैं तो क्या फल हो सकता है। तो यदि अष्टम भाव के स्वामी बैठ जाए चौथे भाव में, अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति हैं, अच्छा सोच देंगे, मन जो है हमेशा दूरदर्शिता वाला व्यक्ति हो सकता है, दूरदर्शिता वाला, आकस्मिक धन भी मिलेगा, परंतु 8वें भाव के धन से संबंधित बातें अच्छी हो जाएगी, आकस्मिक दूरदर्शिता अच्छी हो जाएगी, परंतु यह परिवार के लिए, स्वजनों के लिए उतने अच्छे बात नहीं हुए। और अष्ट में जहां, यहीं पे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पुत्र से उत्पन्न सुख, उत्पन्न पुत्र से उत्तम सुख, और अष्टम भाव के स्वामी का यहाँ बैठ जाने पर पुत्र से सुख नहीं, दोनों ही बातें आ गई। अब क्या होगा, नहीं होगा, तो उतनी बड़ी कोई समस्याएं पुत्र से, संतान से नहीं होगा,
विचारों का मन मिलेगा। विचारों का मन, गुढ़ गुढ़ बात जितनी होगी ना दूरदर्शिता वाली, उससे अपने पुत्रों से या संतान से कोई बड़ी बड़ी विषय वस्तु पर मन मिल जाएगा, लेकिन छोटी मोटी विषय वस्तु पर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। छोटे छोटे विषय वस्तु पर मन नहीं मिलेगा, बड़े बड़े वस्तु। कभी कभी यह बुद्धिमता का भाव भी है, और यह अष्टम भाव भी है, और मन भाव। तो यह वार्तालाप का थोड़ा सा द्वंद्व चलेगा घर परिवार में इस व्यक्ति से। अब आते हैं, यदि नवम भाव के स्वामी चौथे भाव में बैठते हैं तो क्या फल मिल सकता है। नवम भाव अच्छा भाव है, त्रिकोण भाव है। तो जब त्रिकोण भाव का स्वामी केंद्र भाव में बैठता है तो शुभ योग का निर्माण करता है, और जिस भाव में बैठता है उस भाव की वृद्धि ही कर देता है। यहां पर यह नियम लागू नहीं होते कि भाव का स्वामी यदि अपने भाव से अष्टम बैठ जाए तो क्या हो, तो अष्टम बैठ जाता है तो बुरे फल दे देता है। लेकिन यह ऐसा सूत्र है, यह सामान्य नियम है। तो सामान्य नियम यह भी है कि यदि केंद्र भाव का स्वामी, मतलब त्रिकोण भाव का स्वामी केंद्र में बैठ जाए तो, या केंद्र भाव का स्वामी त्रिकोण भाव में बैठ जाए तो उत्तम योग का निर्माण करता है। यह विशेष बातें हैं, सामान्य बात से आगे की बात है। तो जब अगली बात लागू हो जाती है तो पिछला नियम समाप्त हो जाता है। जहां पे प्रारंभिक नियम समाप्त होते हैं वहीं से गूढ़ नियम चालू होते हैं ना। जी तो इस नियम के आधार, तो नवम भाव के स्वामी हो जाने से, क्योंकि यह धर्म भाव है, ज्ञान भाव है, ज्ञान गुरु से ही मिलता है और गुरु नवम भाव ही है, तो यह ज्ञान भाव है, धर्म भाव है, और यह माता का भाव है। तो व्यक्ति मातृभक्त होगा। बंधु जन यहाँ से लोकप्रियता मिलती है, तो लोकप्रियता में यह सहायता प्रदान करता है, यानी कि लोकप्रियता देने का काम करता है, भूमि भवन से युक्त होता है। और यह मन का भाव है, यह पिता का भाव है, तो पिता का ये स्नेह भी मिलता है, व्यक्ति दीर्घायु जीवन भी जीता है। जब पिता का स्नेह मिल गया, माता का स्नेह मिल गया, तो वैसे माता पिता हमेशा कहते हैं कि लंबी उम्र जियो, 100 साल जियो, लंबी हमारी उम्र भी तुम्हें लग जाए। जीवन में पता नहीं अरबों बार, करोड़ों बार, करोड़ों नहीं अरबों बार, असंख्य बार ऐसा ही आशीर्वाद मिलता रहता है। तो जब आशीर्वाद ही मिल रहा है तो फिर तो दीर्घायु होने की बात आ ही जाती है। पैतृक संपदा भी मिलता है, धन सुख सब मिलता है, व्यक्ति साहसी पराक्रमी पुण्यवान होता है। यानी कि जितने अच्छे गुण कह ले इसमें, उत्कृष्ट अच्छा विद्वान भी, क्योंकि गुरु मन में आ गया, प्रारंभिक शिक्षा के भाव में आ गया, तो ऐसी बातें हो सकती है। यानी कि विख्यात व्यक्ति हम कह सकते हैं। अब यही दसम भाव के स्वामी यदि चौथे भाव में आ जाए तो क्या हो। यहां पर दसम भाव कर्म भाव है। कर्म भाव का स्वामी ही यदि मन भाव में आ जाता है तो व्यक्ति के अपने कार्यों से अपने स्वजनों को सुख देता है। यह राज्य भाव भी है। राज्य भाव का स्वामी संपदा भाव में आके बैठ गया, यानी कि सरकारी सेवाओं से लाभ भी मिलने की संभावनाओं में बल मिल जाता है। प्रगतिशील व्यक्ति होता है और आम जनता के सहयोग से, समर्थन से चुनाव में भी उसे जीत मिलने की संभावनाओं में बल मिल जाता है। ऐसे व्यक्ति, दसम भाव का स्वामी जिसके चौथे भाव में हो, ऐसे व्यक्ति को घर से बाहर नहीं जाने चाहिए। घर पर ही रहकर कोई भी काम वह कर सकता है। हालांकि आज के इस परिवेश में व्यक्ति दूर तक भी जाता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं कि यहाँ जन्मस्थल पर ही, जन्मस्थल पर भी रह सकता है, या अपने कार्य जहां पर वह काम कर रहा है, रह रहा है, अपने पूरे परिवार के साथ में रह के काम करे, उत्तम लाभ मिलता है।
अब यहीं चलते हैं, 11वें भाव के स्वामी यदि चौथे भाव में हो जाए तो किस प्रकार के फल दे सकते हैं। 11वां भाव इच्छा भाव है और अपने भाव से छठे बैठ गए, और यह क्या है, यह आय भाव भी है। आय भाव के स्वामी बुरे फल देते हैं, यह भी नियम है, यह पहला नियम है। जब हम लोग प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करते हैं या पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो यह कहते हैं कि 11वें भाव का स्वामी बुरा फल देता है। लेकिन जब हम लोग अगला बात पढ़ते हैं धन से संबंधित, कि आय किस प्रकार का होगा, क्या होगा, नहीं होगा, तो वहां पर 11वें भाव के स्वामी से ढेर सारे योग हम लोगों को पढ़ने को मिलते हैं और वह प्रभावी भी होते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। होता तो है। आय भाव का स्वामी धन भाव में बैठ जाए, वास्तविक धन, धन भाव तो दूसरा है, यह दिखावे का धन है, बैंक बैलेंस है, लेकिन अचल संपत्ति वाला धन तो यहीं पे है ना। जी तो जी गुरु जी। तो आय जब अचल संपत्ति में आ जाए तो धन वैभव तो वृद्धि करेगा ही करेगा। यह भी कह सकते हैं कि व्यक्ति समय को पहचानने में माहिर होता है, यानी कि व्यक्ति अपने सही समय पर काम करता है, काम करने वाला होता है, जिससे उसे लाभ की प्राप्ति होती है और संपन्नता में वृद्धि होता है। और 11वें भाव के स्वामी यदि चौथे भाव में होते हैं, ऐसे व्यक्ति का ननिहाल बहुत ही यशस्वी परिवार का होता है, मतलब इस यशस्वी परिवार में ननिहाल होता है। उनकी मर्यादा बहुत ऊंची होती है। मर्यादा, संपदा दो प्रकार से लोग देखते हैं, कोई व्यक्ति धन से देखते हैं और कोई व्यक्ति यश से देखते हैं ना। हाँ जी गुरु। तो यह भले ही धनवान हो ना हो, लेकिन यशवान परिवार काफी होता है, प्रगतिशील होता है, समाज में प्रतिष्ठित भी होता है। एवं बड़ा भाई भी उसका अच्छा ही होता है, क्योंकि 11वां भाव बड़े भाई का भी है। अब 11वें भाव के स्वामी जिस स्थिति में होंगे, ठीक उसी प्रकार अगर अच्छी स्थिति में होंगे तो उनका बड़ा भाई की भी स्थिति अच्छी होगी। चौथे भाव का स्वामी थोड़ा खराब होगा, नीच के होंगे, शत्रु राशि के होंगे, शत्रु से दृष्ट होंगे, नीच ग्रहों से, यानी कि किसी ग्रह की नीच की दृष्टि पड़ रही होगी, जैसे चंद्रमा ही अब यहाँ पर बैठ जाए तो नीच, चंद्रमा की नीच की दृष्टि हो जाएगी, फलों में परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा बिल्कुल। इस बात को भी देखना चाहिए। अब इसके बाद में चलते हैं, यदि 12वें भाव के स्वामी अगर चौथे भाव में बैठ जाए तो क्या होगा। कल की कक्षा में हम लोग विद्या योग पर विचार करेंगे कि चौथा भाव एवं विद्या योग, क्योंकि चौथे भाव से प्रारंभिक शिक्षा भी देखी जाती है और ज्यादातर बच्चे की कुंडली हम लोगों को मिलता है कि हमारे बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगाते, और चौथा भाव मन का भी होता है, चौथा भाव मन का भी होता है। तो यह देखें कि यह 12वां भाव दूर का है और चौथा भाव जन्म धरती का है, और 12वें भाव के स्वामी यदि चौथे भाव में हो जाता है तो जातक जो है ना भ्रमण करता रहता है, प्रवासी हो जाता है, यह होने की संभावनाएं मिल जाती है, या कह सकते हैं कि घर परिवार के सुखों से वंचित होता है। या यह 12वां भाव काफी दूर का है और यह माता का भाव है, तो माता से जो मन मिलने की बात आ जाती है उसमें भी कुछ दूरियां दर्शा देता है ये। बारहवां भाव खर्चा का भी है, व्यय का है। हम कह सकते हैं कि अनावश्यक रूप से अगर यहाँ पर यही चंद्रमा यहाँ पर बैठ जाए तो यह चंद्रमा नीच राशि में हो गया, तो अनावश्यक रूप से अगर यही कोई दूसरी राशि होती, अगर यहीं पे 3 नंबर का राशि होता तो यहाँ पर 7 हो जाता, 3 होता तो 4, 5, 6, 7 हो जाता, तो खर्च करता मकान पर, तो आवश्यक रूप से करता। अगर यहीं पे बुधदेव हो जाते तो क्या करता,
आवश्यक खर्चा करता मकान पर, लेकिन यहीं पे 12वें भाव के स्वामी हो गए, 8 नंबर की राशि में पड़ गए, नीच एक राशि के हो गए, तो अनावश्यक खर्चा करेगा कि आवश्यक खर्च करेगा? अनावश्यक रूप से करेगा। और करेगा तो फिर उसमें हानि भी होगी। और किस चीज पर खर्च करेगा पैसा? घर पे करेगा, वाहन पे करेगा और नुकसान उठाएगा। और यह चौथा भाव शिक्षा का भी है, और यह 12वें भाव का स्वामी चौथे भाव में आ गया। हम कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा पाने हेतु व्यक्ति विदेश तक जा सकता है। विदेश का मतलब क्या है? अपने देश में भी रह सकता है, यानी कि दक्षिण भारत का व्यक्ति उत्तरी भारत में आ जाए, उत्तरी भारत का व्यक्ति दक्षिण भारत में जाके शिक्षा ग्रहण करे, यानी कि घर से काफी दूर, इतना दूर कि मदर टंग चेंज हो जाए। अब जैसे कि हमारे घर से कुछ दूर पूरब में मैथिली भाषा बोली जाती है, हमारे यहाँ भोजपुरी भाषा है, या हमसे पश्चिम जितने चले जाए यूपी वगैरह में क्या है, भोजपुरी भाषा बोली जाती है या अन्य भाषाएं बोली जाती है। हमारे यहाँ भाषाओं की कमी नहीं। तो ऐसे जगह पे जाके वह शिक्षा ग्रहण करता है, जिससे कि मदर टंग बदल जाता है। ऐसे जगह पे जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकता है। आशा करते हैं कि आज की कक्षा आप लोगों को पूर्ण रूप से पसंद समझ में पूरा आया होगा। यदि कोई कक्षा में पूर्ण रूप से नियमित रूप से कक्षा में भाग लेना चाहता है तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकता है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया, यहाँ से भी शामिल आप हो सकते हैं।